इंडियन डाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने सुबह क्या खाया, आप बोलेंगे उपमा खाई। कल क्या खाया था? कल पोहा खाया था। परसों क्या खाया था? इडली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? चीला खाया था। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने सुबह क्या खाया? सिर्फ कार्ब्स खाए। सो इंडियन डाइट इज प्राइमरली अ कार्ब बेस्ड डाइट। और फिर हमारे करीब 60% लोग वेजिटेरियंस हैं, तो उनके पास तो प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं बचा। अब पोहा बनाएंगे, उसमें 2-4 मूंगफली डालेंगे, उनको लगेगा प्रोटीन चला गया। वो 4 मूंगफली से कोई प्रोटीन नहीं जाएगा। आपके बॉडी को, आपके शरीर को, आपके मसल्स को प्रोटीन रोज चाहिए 1 ग्राम पर केजी पर डे। सो अगर मैं 60 केजीज का हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए ही चाहिए। अगर मैं जिम जाके एक्सेसिव वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे 1.5 ग्राम तक चाहिए, तो मुझे 90 ग्राम तक चाहिए। सो अपना खाना प्रोटीन बेस्ड रखें। ये रूल आपने जिंदगी भर मानना है। Small diets, frequent diet, chew it well, eat your proteins, eat your vitamins. थोड़ा खाना, बार बार खाना, खूब चबा के खाना, पहले प्रोटीन्स खाने फिर विटामिन्स खाने। जैसे कि हम अपने ट्राइसेप्स का फोल्ड थिकनेस देख सकते हैं, हम अपना पेट का थिकनेस देख सकते हैं, हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हिप सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका है ये देखना कि आपका BMI कितना है। तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और अगर आप चाहें तो गूगल में BMI कैलकुलेटर निकाल सकते हैं और उसमें अपना वेट डालेंगे और हाइट डालेंगे तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। सो ओबेसिटी itself is a disorder. ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है और इस बीमारी से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारी है। तो अगर हम हेड से ऊपर से शुरू कर दें तो माइग्रेन, सूडोट्यूबर सेरेब्रा यानी कि सर दर्द होना, ग्लोकोमा, सांस ना आना जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, हार्ट की सारी प्रॉब्लम। फिर 80% पीपल ऑफ ओबेसिटी उनको डायबिटीज़ होने की आशंका ज़्यादा होती है। फिर डायबिटीज़ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम जो कि रेटिनोपैथी हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे आने पे किडनी की प्रॉब्लम। ओबेसिटी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ सिरोसिस, यानी कि आपकी लिवर पे जो पहले फैटी लिवर होता है, फिर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर सिरोसिस पे चला जाता है। सो सर्जरी के बाद यूजुअली जो वेट लॉस होता है वो एक परसेंटाइल वेट लॉस होता है। इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि आपका हर महीने 10 किलो होगा या 4 किलो होगा या 5 किलो होगा। सो वी ऑलवेज टेल देम बिटवीन 5 and 10 केजीज, 5 और 10 किलो के बीच में हर महीने कि आपने एक्सरसाइज करनी है। आइडियली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए और जरूरी नहीं कि जिम जाइए, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो? सिटअप कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बार है तो पुल अप कर सकते हैं। आप अपने डिप्स कर सकते हैं, चेयर्स को लेके आप 2-2 किलो का वेट लेके वो कर सकते हैं। आप एंकल वेट बांध के ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, थेरा बैंड लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो 5S कहते हैं। ये सारे शुगर हो गया, स्वीट हो गया, स्ट्रॉ हो गया, स्मोकिंग हो गया एंड अल्कोहल हो गया, राइट। ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और एक बार आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है आगे फर्दर लेना। आपको पता है इंडिया में आजकल ओबेसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, और जो लोग ओबीज होते हैं उनमें 70% चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां होने के। अब ऐसे में मोटापा कम तो हर कोई करना चाहता है, सब चाहते हैं कि वो अपना वजन कम कर ले, लेकिन बहुत से तरकीबें अपनाने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते। चाहे वो स्ट्रिक्ट डाइट पर चले जाए, चाहे वो बहुत ज़्यादा जिम करे, एक्सरसाइज करे, और तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब उनके पास कोई होप नहीं बचती। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेट लॉस को लेकर के भी मार्केट में एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके बारे में अक्सर लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, जिसका नाम है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर ये मेडिकल ऑप्शन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, सर्जरी कराना सेफ है या नहीं है, एक बार सर्जरी करा ली गई तो क्या वापस से वजन बढ़ सकता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कौन से लोग हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हैं और कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखें।
तो इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर अतुल पीटर्स, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं बेरियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी मिनिमल एक्सेस मैक्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा समय निकाल करके देने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके ज़रिए ही हमारी ऑडियंस तक बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में, वेट लॉस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। आपके पास ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 डेकेड हम मान के चल सकते हैं। तो जितना आपका एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ ऐसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकले जो हमारी ऑडियंस को हेल्प करे, और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वेट लॉस कैसे करना है तो उनको एटलीस्ट एक आइडिया हो कि हाँ, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपको क्या लगता है, आप आए दिन इतने सारे लोगों से मिलते होंगे, इंडिया में अचानक से ओबेसिटी बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लें कि इंडिया में अचानक से ओबेसिटी नहीं बढ़ रही है। ठीक है। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, हमने रिकग्नाइज करना अब शुरू किया है। पहले जब आज से 20-25 साल पहले हम ओबेसिटी की बात करते थे तो ज़्यादातर लोग सोचते थे ओबेसिटी एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है बट एक हेल्दी इशू है। जैसे हम लोग थोड़ा सा भी किसी को, अगर हम देखा किसी को मोटापा है या वज़न ज़्यादा है, हम उसको बोलते थे थोड़ा सा हेल्दी है, हेल्दी की तरफ है, चबी है, और उसको हम ठीक मानते थे। इट्स ओनली जब WHO ने ओबेसिटी को क्लासीफाई किया डिजीज से, ठीक है, तब हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि हाँ, शायद मोटापा एक सिर्फ है लाइफ स्टाइल इशू नहीं है, एक बीमारी है। इसीलिए मोटापा हमारे देश में ऑलमोस्ट 2-3-4 डेकेड से है। बट अब उसको रिकग्नाइज करना ज़्यादा शुरू किया है, इसलिए हम मानते हैं कि मोटापा अब सडनली दिख रहा है। राइट? तो सडनली नहीं दिख रहा, इट वॉज ऑलवेज देयर, बट अब हमने उसको रिकग्नाइज करना शुरू किया है। तो डॉक्टर्स, क्या पैरामीटर देख करके समझे कि हाँ, ये इंसान मोटा है या नहीं है? क्योंकि कई लोग पतले तो होते हैं, उनका बेली फैट निकला होता है, स्पेशली इंडियन मेन में, और जो लेडीज़ होती हैं वो, उनका अपर बॉडी तो है वो लीन होती है, लेकिन जो लोअर बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटी होती है, उसमें फैट बहुत ज़्यादा उसमें जमा हुआ होता है। तो आपके हिसाब से क्या एक क्राइटेरिया है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये इंसान मोटापे का शिकार हो चुका है? इसके बहुत ढेर सारे क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख के कह सकते हैं। जैसे कि हम अपने ट्राइसेप्स का फोल्ड थिकनेस देख सकते हैं, हम अपना पेट का थिकनेस देख सकते हैं, हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस, हिप सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका है ये देखना कि आपका BMI कितना है। BMI, तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और अगर आप चाहें तो गूगल में BMI कैलकुलेटर निकाल सकते हैं और उसमें अपना वेट डालेंगे और हाइट डालेंगे तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। या सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? आपका वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स, ठीक है, इनटू हाइट इन मीटर्स। हाइट मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इससे आपका BMI निकल के आ जाएगा। BMI से आपको एक ग्रॉस आइडिया लग जाएगा कि आप किस एंगल पे आ रहे हैं, आपका मोटापा है कि नहीं है। करीब करीब 25 से नीचे हम उसको ऑलमोस्ट नॉर्मल मानते हैं, करीब 20 से 22-23 तक नॉर्मल मानते हैं, उसके ऊपर ओवरवेट मानते हैं, लेकिन ओबेसिटी नहीं मानते। 25 के ऊपर हम उसको क्लास 1 ओबीस मानते हैं, 30 के ऊपर क्लास 2 मानते हैं, और 35 के ऊपर क्लास 3 मानते हैं। और 30-35 के ऊपर जब आ जाता है तो क्लास 4 और 5 नहीं लेके चलते। यही चीज़ अगर आप सोचेंगे, अगर हम विदेशी लोगों के लिए देखें, अगर कोई सेम बंदा US में है तो उसका 25 से स्टार्ट नहीं होगा, उसका 30 से स्टार्ट होगा। अच्छा। उनका 30, 35, 40 होता है, हमारा 25, 30, 35 होता है। क्योंकि जो एशियंस हैं उन पे लोअर BMI पे हमें बीमारी जल्दी देखने को मिलती है। तो इसलिए एशियंस का जो कट ऑफ है वो अलग है, और जो फॉरेनर्स का है, जो अमेरिकन्स है, बाकी पॉपुलेशन है, उनका BMI अलग है। हम बात करेंगे हमारे देश की, ठीक है? तो हम एशियंस में आते हैं। अगर 25 के ऊपर है क्लास 1, 30 के ऊपर है क्लास 2, 35 के ऊपर है क्लास 3। इससे आपको ग्रॉस आइडिया लग जाएगा कि आप मोटापे की बीमारी से जूझ रहे हैं, मोटापे में घुस चुके हैं या नहीं है। ठीक है। मेन और वुमेन दोनों के लिए सेम ही है? मेन एंड वुमेन के लिए सेम है, लेकिन ये एक ग्रॉस तरीका है देखने का। अब जैसे कि आपने बताया, जो ओबेसिटी मेन में होती है वो यूजुअली ट्रंकल होती है, यानी कि उनका पेट बाहर होता है, उनके पैर पैर पतले होते हैं, हाथ पांव ठीक होते हैं, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी बहुत होती है। और जो लेडीज होती है उनके हिप्स एंड थाइस, उनके गायनेकॉइड ऑफ या पेयर शेप्ड होती है। ये फैट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन ओबेसिटी तो दोनों में सेम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए कि हमारा बॉडी में फैट ना 2 प्रकार के होते हैं, ग्रॉसली अंडरस्टैंड के लिए, कि एक तो सबकुटेनियस फैट जो हमारी
खाल के नीचे जो फैट जो हमें दिखता है, एक होता है विसरल फैट। विसरल फैट यानी कि जो आपके पेट के अंदर है, आपकी आंतों के आसपास है, किडनी के आसपास है, हार्ट के आसपास, वो विसरल फैट है। सो जो विसरल फैट है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज उससे बीमारियां जल्दी आती हैं। सो इसलिए BMI देखें, और आप कभी किसी जिम जा सकते हैं, किसी क्लिनिक में आप अपना कॉम्पोजिशन एनालिसिस कर सकते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन। सो उससे मालूम चल जाएगा आपका विसरल फैट कितना है, बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है, मसल मास कितना है, बोन मास कितना है। तो उससे आपको एक ग्रॉस आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको ओबेसिटी है या नहीं। परफेक्ट। आपने जैसे ओबेसिटी को हमें क्लासिफाई करके तो समझा दिया कि क्या पैरामीटर्स देके हम समझ सकते हैं। कई लोग डॉक्टर ऐसे होते हैं ना जो भले ही ओवरवेट हो, ओबेस हो, बट वो बहुत फिट होते हैं। आप उनको बोल दो कि आप 2 किलोमीटर दौड़ लो, चल लो, वो आराम से चल जाते हैं। कुछ लोग देखने में पतले दुबले होते हैं, फिट दिखाई देते हैं, बट वो एक्चुअली में होते नहीं है फिट। उनको अगर आप बोल दो कि 2 किलोमीटर दौड़ लो या चल लो, तो वो थोड़े से में ही हांफने लगते हैं। तो इससे भी ओबेसिटी का हम पैमाना लगा सकते हैं क्या? हाँ, शायद इनमें इस तरह का ओबेसिटी है, इनमें इस तरीके की ओबेसिटी है। सो जैसे मैंने पहले बताया कि विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट 2 प्रकार के फैट है। सो विसरल फैट इज डेंजरस। कुछ लोगों को लगता है कि वो ठीक है क्योंकि देखने में उनकी हाइट ज़्यादा है और लगता है कि ठीक ठीक होंगे, बट उनका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, तो उनको प्रॉब्लम्स जल्दी आएंगी। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स जल्दी आएंगी। कुछ लोग होता है जिनका सिर्फ बाहर का देखने में ज़्यादा लगता है बट विसरल फैट थोड़ा सा कम होता है, तो उनको ये बीमारियाँ कम आएंगी। सेकेंडली, इट इज़ नॉट जस्ट द फैट। अगर सपोज आपका परसेंटेज बॉडी फैट 25-30 है लेकिन आपका मसल मास भी अच्छा है, तो आप यूजुअली जल्दी टायर नहीं होंगे, आप काम कर पाएंगे। लेकिन आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है और आपका मसल मास भी कम है, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे, जल्दी हाफेंगे, शरीर जल्दी थक जाएगा, जोड़ों में जल्दी दर्द होंगे। तो इसलिए विसरल फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट और उससे रिलेटेड आपका परसेंटेज बॉडी फैट और मसल मास, ये बहुत ज़रूरी देखें। ओबेसिटी को अगर हमें समझना हो कि ये कितनी गंभीर प्रॉब्लम है और इससे क्या क्या बीमारियां पनप सकती हैं, सो दैट हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लगे कि हाँ, अगर वो ओवरवेट है या ओबीज हैं तो उनमें इन बीमारियों के होने का खतरा अभी से ही है, तो अलर्ट मोड पर चले। सो ओबेसिटी itself is a disorder। ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है और इस बीमारी से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारी है। तो अगर हम हेड से ऊपर से शुरू कर दें तो माइग्रेन, सूडोट्यूमर सेरेब्रा यानी कि सर दर्द होना, ग्लोकोमा, सांस ना आना जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, हार्ट की सारी प्रॉब्लम। फिर 80% पीपल ऑफ ओबेसिटी उनको डायबिटीज़ होने की आशंका ज़्यादा होती है। फिर डायबिटीज़ से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम जो कि रेटिनोपैथी हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, पेरिफेरल वैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे आने पे किडनी की प्रॉब्लम। ओबेसिटी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ सिरोसिस, यानी कि आपकी लिवर पे जो पहले फैटी लिवर होता है, फिर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फिर सिरोसिस पे चला जाता है। तो ओबेसिटी एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए, किडनी फेलियर के लिए। फिर हाइटस हर्निया, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कि एसिड ऊपर बार बार आना है। फिर मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, लेडीज़ में सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज ओबेसिटी। उसके बाद और नीचे आ जाइए तो जोड़ों में दर्द होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पाँव में खून जम जाना और सूजन हो जानी, और उसके अलावा आपकी यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस लेडीज़ में। सो एंड कैंसर, लोगों को ये नहीं पता कि ओबेसिटी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर। ओबेसिटी दूसरा बड़ा कारण है कैंसर का। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर के चांसेस 8-fold बढ़ जाते हैं। मेन में प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ओबेसिटी अगर आप देखें, सिर्फ ओबेसिटी एक, उसके साथ एक तो ये बीमारी, फिर जुड़ी हुई ऊपर से नीचे तक ढेर सारी बीमारी। तो ये अपने आप में एक नेटवर्किंग है पूरी। ओबेसिटी एक सुपर कंप्यूटर और इससे जुड़े हुए बाकी सारी बीमारियां। और जब ओबेसिटी आएगी तो सबको घेर के लेके आएगी। राइट। तो जो ओबीज लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट रिस्क पर हैं कि उनको इन बीमारियों का जो खतरा है वो होगा ही होगा। अब हम आते हैं इसके मतलब ट्रीटमेंट पर कि अगर कोई ओबीज है तो सबसे पहले लोगों को यही लगता है कि चलो हम थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लेते हैं तो हो सकता है मोटापा कम हो जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले। क्या अगर ग्राउंड लेवल पे कोई इंसान काम कर रहा है तो सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से मोटापा इतना कम किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। सो नंबर 1, मेरा सबसे पहले अपने दर्शकों को एडवाइस ये होगा कि आप सिर्फ
इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो गलत डाइट्स और पैटर्न और लोग बताते हैं उनको फॉलो मत कीजिए। किसी भी साइंटिफिक तरीके से अपना वेट लॉस ट्राई कीजिए। आप किसी डाइटिशियन से राय ले सकते हैं, बेरियाट्रिक फिजिशियन से ले सकते हैं, सर्जन से ले सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, उनको लगता है हम सर्जन हैं, हम तो सर्जरी बताएंगे सिर्फ, विच इज़ नॉट ट्रू, राइट। तो इसको आसान तरीके से हम क्लासीफाई कर देते हैं। अगर हम क्लास 1 ओबीस ले लें जिनका BMI 25 और 30 के बीच में, इसको तोड़ देते हैं, 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। सो क्लास 1 ओबीस वाले पेशेंट्स डाइट, एक्सरसाइज, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड थोड़े बहुत ईटिंग पैटर्न को चेंज करके काफ़ी हद तक अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल में कर सकते हैं, काफ़ी हद तक, राइट। अब ये कहना कि कौन सी डाइट लें, अब उसके बाद आजकल एक ओमा डाइट चलती है, वंस अ मील चलता है, फिर कीटोजेनिक डाइट चलती है, फिर मेडिटेरेनियन डाइट चलती है, फिर एटकिंस एंड मॉडिफाई एटकिंस, ढेर सारी डाइट। सो हर इंसान डाइट के लिए नहीं बना, राइट। और हर डाइट हर इंसान के लिए नहीं बनी। हो सकता है मेरे पे एक स्पेसिफिक टाइप की डाइट वर्क करे, आप पे डिफरेंट टाइप की डाइट वर्क करे। बॉडी अलग अलग है, बॉडी अलग अलग है, रिस्पॉन्स अलग अलग है, फिर आपके जेनेटिक्स अलग है, राइट। सो आप वो वाली डाइट आपको कैसे अफेक्ट करेगी ये अलग, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे ठीक लग रही है वो आपके लिए ठीक हो, राइट। सो हर इंसान के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए, और वो डाइट यूजुअली एक साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। वो नहीं कि आपने सोच लिया ओके आप सुबह उठेंगे 7 बजे खाएंगे, 9 बजे खाएंगे, ये कोई फॉलो नहीं कर सकता। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डाइट में कि 2-2, 3-3 घंटे में एग्जैक्ट वो फूड खाएं, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यस, एक डाइटरी पैटर्न बना सकते हैं जो ग्रॉस, अगर सपोज दर्शक कहेंगे कि आपने हमें बताया तो है नहीं क्या खाना चाहिए। सो नंबर 1, आप ये ध्यान दीजिए कि आप मुंह में क्या डाल रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेबल को पढ़ना सीखिए, फूड लेबल को पढ़ना सीखिए। अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेंगे तो आपका आधा जो मैं कहूँगा वॉर वन है। क्यों? इंडियन डाइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने सुबह क्या खाया, आप बोलेंगे उपमा खाई। कल क्या खाया था? कल पोहा खाया था। परसों क्या खाया था? इडली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? चीला खाया था। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने सुबह क्या खाया? सिर्फ कार्ब्स खाए। सो इंडियन डाइट इज प्राइमरली अ कार्ब बेस्ड डाइट। और फिर हमारे करीब 60% लोग वेजिटेरियंस हैं, तो उनके पास तो प्रोटीन का कोई सोर्स ही नहीं बचा। अब पोहा बनाएंगे, उसमें 2-4 मूंगफली डालेंगे, उनको लगेगा प्रोटीन चला गया। वो 4 मूंगफली से कोई प्रोटीन नहीं जाएगा, राइट। सो सबसे पहले आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है। ठीक है। कार्ब्स को और ग्रेन्स को अपने फूड से अवॉइड कीजिए। अवॉइड का मतलब ये नहीं होता कि आज से मैं रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा। फिर डोंट गेट फूल्ड बाय मल्टीग्रेन। अच्छा, हम ना, तो मैं मैदा नहीं खाता, मैं मल्टीग्रेन रोटी खाता हूँ। ग्रेन इज ग्रेन, कार्ब्स है, उसमें भी स्टार्च है, राइट। सो हम ना लर्न नहीं करना चाहते। फिर मैं सुबह चाय पीता हूँ, आप बिस्किट खाते? नहीं, मैं बिस्किट नहीं खाता, मैं तो मल्टीग्रेन बिस्किट खाता हूँ। मैं तो डाइजेस्टिव बिस्किट, वो उसमें क्या है? 70% कार्ब्स, राइट। फिर मैं चाय के साथ सिर्फ 2 रस खाता हूँ, तो रस क्या है? कार्ब्स, राइट। अब इसको मैं 1 मिनट यहाँ रोक के ना एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप सुबह उठ के 2 किलोमीटर भाग के आते हैं और आप वापस आके आधा कप चाय और 1 बिस्किट खा लेते हैं, वेस्ट गॉन। तो हमारा जो ये शरीर है ना, ये बहुत एवरेज देता है। ये छोटी सी चीज को आपको बहुत देर तक चला सकता है। सो अब दूसरा, कई लोगों को लगता है मैं जिम गया था, आधा घंटा वर्कआउट किया, 1 घंटा वर्कआउट किया, नाउ आई कैन चीट, अब मैं 1 पराठा खा सकता हूँ। सो हम लोग ना रियलाइज नहीं करते ये जो छोटी छोटी स्नैकिंग होती है और जो मील्स हम लोग बीच में खाते हैं वो ठीक नहीं होता। सो यूजुअली इट इज नॉट जस्ट द डाइट, इन द डाइट बिटवीन और द मील्स बिटवीन द मील्स विच मेक अ डिफरेंस। आपने सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट खाया, दोपहर को अच्छा खाया, उसके बीच में जो आपने थोड़ा सी भुजिया, थोड़ी सी गुजिया, इतना सा समोसा और 2 चाय पी ली, वेस्ट। सो नंबर 1, प्रोटीन बेस्ड खाना खाइए, राइट। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, जो एगिटेरियंस है उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियंस है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। सो जो प्योर वेजिटेरियंस है, आई ऑलवेज टेल देम प्लीज टेक अ प्रोटीन सप्लीमेंट। यू मस्ट टेक अ प्रोटीन सप्लीमेंट, राइट। सपोर्ट दैट एब्सोल्युटली। क्योंकि कई लोग का ये भी मानना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट मैं उस दिन प्रोटीन लूंगा जिस दिन मैं जिम जाऊंगा। क्यों? आपके बॉडी को, आपके शरीर को, आपके मसल्स को प्रोटीन रोज चाहिए।
1 ग्राम पर केजी पर डे। सो अगर मैं 60 केजीज का हूँ तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए ही चाहिए। अगर मैं जिम जाके एक्सेसिव वर्कआउट कर रहा हूँ मुझे 1.5 ग्राम तक चाहिए, तो मुझे 90 ग्राम तक चाहिए। सो अपना खाना प्रोटीन बेस्ड रखें। सेकेंड, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, राइट। एक्सरसाइज का मतलब नहीं होता जिम जाए। मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको बोलूँ आप जिम जाइए, राइट। पिक अप अ हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी। आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ आप जाइए और कोई स्पोर्ट्स खेलिए। सो कुछ पेशेंट आके बोलते हैं सर हमने चेस खेलना शुरू कर दिया। तो अब चेस और कैरम से तो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी ना। नहीं। सेकंड बड़ा कॉमन मिथ है, सर मेरे योगा टीचर आते हैं वो योगा कराते हैं। योगा इज गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट योगा, बट योगा में यू डोंट बर्न टू मेनी कैलोरीज। योगा इज गुड फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, good for flexibility, and some type of yoga is also good in burning. But majority of the people जो योगा करते हैं 10 आसन कर लिए वो कर दिए, उससे आप बहुत कैलोरीज बर्न नहीं करते। क्या हमें योगा छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, योगा करना बहुत अच्छी बात है, बट एक फिजिकल एक्टिविटी। बैडमिंटन बहुत अच्छा गेम है, स्क्वॉश बहुत अच्छा है, लॉन टेनिस बहुत अच्छा है, साइकिलिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, एंड जुम्बा है, एरोबिक्स है, स्टेपर है, साइकिलिंग है, क्रॉस ट्रेनर है, फिर जिम भी है। तो इनमें से कोई भी हैबिट चुन लीजिए जो आप रोज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इट इज नॉट लाइक अ बर्थडे केक कि मैं सैटरडे संडे जिम जाऊंगा। मुझे वो एक्टिविटी रोज करनी है, राइट। कभी कभी बोरिंग लगेगा, कभी कभी एक्साइटमेंट रहती, सुबह उठ के लगता है अच्छा आज ना जाऊं, अच्छा आज धूप ज़्यादा है, कल मैं लेट सोई थी, आज बच्चे को सुबह छोड़ने जल्दी जाना है। तो हम ये एक्सक्यूजेस एक दूसरे को देते रहते हैं, तो ये नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट है परसिवेरेंस, कमिटमेंट। ये मैं रोज करूंगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो ना, अपनी बॉडी के लिए अपने बॉडी के लिए कर रहे हो, तो ये आपको रोज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा तो डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, उसके अलावा आपकी फूड पैटर्न और आपका बिहेवियर पैटर्न बहुत जरूरी। अब आप देखें, अगर सपोज हमारे घर में किसी का बर्थडे है, हम क्या कहते हैं, बेटा आज कहाँ लेके चलें आपको, आज क्या खाएंगे, राइट, कुछ अच्छा खाएंगे, ठीक है, एनिवर्सरी है, चलो आज बाहर चल के कुछ खाते हैं, राइट। सो हमारे सेलिब्रेशन इज नथिंग बट फूड। यस, हमारी सेलिब्रेशन इज ओरिएंटेड एंड फोकस्ड अराउंड फूड। इवन फेस्टिवल्स भी सारे एवरीथिंग। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कहते हैं, अपने दिमाग में ये डालना है फूड इज फ्यूल। खाना आपकी शरीर का फ्यूल है, उसको सेलिब्रेशन ना बनाए, राइट। कभी किसी ने ये सुना है बोलते हुए कि यार वहां पर एक नया पेट्रोल पंप खुला है और आप कार में पेट्रोल डला के आते हैं? नहीं होता ना, कार में पेट्रोल है, खत्म। उसी प्रकार से खाना फ्यूल है, खाओ, फॉरगेट इट। हमें अब प्रॉब्लम क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम में जब खाना नहीं होता था हमें हंट करना पड़ता था, राइट। सो फूड वाज अ प्रायोरिटी, हमारे लिए सिर्फ फूड ही था जो प्रायोरिटी था, राइट। अब फूड बहुत है, लेकिन हमारा जो जेनेटिक्स है, हमारा जो बॉडी का वो है स्टोरिंग फॉर द फ्यूचर अभी भी है। हमारे कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, वी वांट टू स्टोर फॉर द फ्यूचर, स्टोर फॉर द फ्यूचर। सो हमें वो माइंडसेट ठीक करना है, इसलिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो ईटिंग हैबिट्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप अ लॉग। लॉग मतलब चार्ट कीजिए, आप लिखिए, आप बड़ा सा कैलेंडर लीजिए, हर फर्स्ट की तारीख को अपना वेट लिखिए, सर्कल कीजिए, टारगेट बनाइए 1 से 1.5 किलो वेट लॉस के लिए, रोज को टिक मार्क करिए, हेल्दी हैबिट्स यस नो, जिम एक्सरसाइज यस नो, मेंटल फोकस यस नो। तो ये आपको रोज करना पड़ेगा, आप रोज करेंगे तो आप हेल्दी हो सकते हैं। सो फॉर क्लास 1 पीपल, एक्सरसाइज, फूड, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, चार्टिंग डाउन largely आपको हेल्प कर सकता है, एंड सम अमाउंट ऑफ मेडिकल हेल्प थ्रू अ ट्रेन्ड सुपरवाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, bariatric physician or a bariatric surgeon. So this is plan 1 for people who are just mild or class 1 obese. 25 से 30 के बीच में जिनका BMI है उनके लिए this is fine. Okay, perfect. Right. क्लास 2 के लिए बताइए। अब अगर आप क्लास 2 में चले गए हैं, यानी कि 30 के ऊपर BMI आ गया, अभी भी आप हारे नहीं है, अभी आप उस जोन पे नहीं गए हैं जहां से कोई वापसी नहीं है, वहां से वापसी है। सो जो लेट्स से 31 है, अब ये नहीं जो 31 है आप तो 30 के ऊपर चले गए, अब आपको कुछ नहीं हो सकता ना, आपको फिर भी ट्राई करना है, एग्जैक्टली द सेम पिरामिड से। अब आप क्लास 2 में चले गए और आपको डायबिटीज है,
आपको डिसलिपिडीमिया है, यानी कि आपकी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल खराब है, आपको ब्लड प्रेशर, आपको ओएसए है, इनफर्टिलिटी है, तब आपको प्रायोरिटाइज करना है सर्जरी के लिए। तो अगर क्लास 2 है विद कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हाइपर दिस थिंग, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं हम इसको, इनफर्टिलिटी, तब आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं अगर आपने सुपरवाइज्ड वेट लॉस, मेडिकल वेट लॉस को नहीं कर पाए उससे। और एक बार आप क्लास 3 में चले गए, अगर आपका BMI 35 से ऊपर चला गया, देन सर्जरी इज योर फर्स्ट चॉइस, राइट, विद और विदाउट डायबिटीज, विद और विदाउट हाइपरटेंशन, विद और विदाउट OSA, विद और विदाउट योर लिवर फेलियर। सो क्लास 2 with comorbidities, surgery. Class 3, always surgery. Class 1, mostly medical management. Lifestyle changes. Lifestyle, dietary, exercise, behavior. सर्जरी की बात की हमने, तो हम अब सर्जरी पर ही आते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जैसे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर यही बताइए कि ये सर्जरी क्या कुछ ही लोगों के लिए होती है कि स्पेसिफिक लोग ही करा सकते हैं और कुछ लोग नहीं करा सकते हैं? So, जैसा मैंने बताया कि सर्जरी अगर आपका क्लास 2 ओबेसिटी है विद कोमॉर्बिडिटीज या क्लास 3 है, ये उनके लिए है। क्लास 1 में हम सर्जरी ओनली फॉर वेरी स्पेशल केसेस कर सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट जनरल पब्लिक। ज़्यादातर लोगों के लिए अगर आपका BMI 30 के ऊपर विद सारी बीमारियां या 35 के ऊपर विदाउट, तो सर्जरी होनी चाहिए। और ये क्लासिफिकेशन या ये सोच मेरी सोच नहीं है, ये नहीं कि क्योंकि मैं सर्जन हूँ मैं बोल रहा हूँ सर्जरी होनी चाहिए, ये एक डिफाइंड क्राइटेरिया है। इसमें आपका बोलना, मेरा सोचना, आपका सोचने से कुछ नहीं है। ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, स्टैंडर्डाइज रिकमेंडेशंस हैं बाय वर्ल्ड सोसाइटीज। क्लास 2 विद कोमॉर्बिडिटीज, क्लास 3 विदाउट की सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है और आपने देख लिया कि हाँ उसका BMI 30-35 से ऊपर है, उसको इतनी सारी बीमारियां भी हैं, आपने रिकमेंड कर दिया कि हाँ आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करानी पड़ेगी, तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आज किसी पेशेंट को हमने कह दिया कि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी करानी है अपना वजन कम करने के लिए, तो अब उसे क्या करना चाहिए? ये सर्जरी को करने के लिए सबसे पहले तो हमें पेशेंट का असेसमेंट, मेडिकल हिस्ट्री बहुत डिटेल में चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोई पेशेंट आया, हमने देखा 35 ऊपर BMI, आइए आज आपकी सर्जरी कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पूरा असेसमेंट करना होता है। फर्स्ट स्टार्ट होता है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस से, देखने के लिए कि उनका परसेंटेज बॉडी फैट कितना है, मसल मास कितना है। फिर एक डिटेल्ड असेसमेंट होता है उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स का, डायबिटीज़ है कि नहीं है, कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है, HbA1c कितना है, लिवर ठीक है कि नहीं है, अल्ट्रासाउंड में लिवर फैटी है कि नहीं है, एंडोस्कोपी में कोई रिफ्लक्स तो नहीं है, कोई हाइटस हर्निया तो नहीं है, किडनी फंक्शन कैसे है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, कोई रीसेंट सर्जरी है कि नहीं है, मालूम चले कि उनका 6 महीने पहले स्टेंट डला हुआ हो, अच्छा, और वो ब्लड थिनर्स पे हो, तो ऐसे में हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। या वो कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हो, या एक्टिव कैंसर हो, या एक्टिव कोई स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चल रहा हो, एक्टिव एस्मा है कि नहीं है। सो हमें पूरी मेडिकल हिस्ट्री एंड डिटेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको देखना पड़ता है। एक बार हमने असेस कर लिया और हमने देख लिया कि ओके इस पेशेंट की सर्जरी हो सकती है, सो पहले सारा ब्लड वर्क्स होता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड, फिटनेस फॉर सर्जरी के लिए हम एको करते हैं, हार्ट को चेक करते हैं, लंग्स को चेक करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ते हैं फाइब्रो स्कैन करते हैं, और हम एक पूरा असेसमेंट करते हैं अलॉन्ग विद साइकेट्रिक असेसमेंट, behavioral changes, dietary things that what they take, medical clearance, cardiac clearance and anesthesia clearance. So ये एक clearance का फॉर्म होता है जो हम भरते हैं देखने के लिए कि patient is fit to undergo surgery or not. So ज़्यादातर लोग फिटनेस में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो अनफिट होंगे। सपोज आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं और आपको लगा कि आपने पिछले महीने आपका रिपोर्ट थी थी, आपने छोड़ दिया, और मालूम चला आपका थायराइड थोड़ा सा टेढ़ा है या उसके पैरामीटर्स ठीक नहीं है, तो हम वेट करेंगे। आपके ब्लड प्रेशर हमने देखा कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, तो हम वेट करना चाहेंगे। शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो हम कुछ वेट करना चाहेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, या तो हम उनको पहले प्रायोरिटाइज करके उसको फिट करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो फिट होते हैं, सो उनको हम जल्दी ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सुपर ओबीस होते हैं, सपोज 200 kg के ऊपर है, 250 kg के ऊपर है, राइट। सो हो सकता है हम उनको पहले एक डाइट प्लान पे रखें, ताकि हम, दो कारण होते हैं डाइट प्लान के, एक ताकि लिवर थोड़ा श्रिंक हो तो सर्जरी बेटर हो जाए, सेकेंडली हम उनको ट्रेन करना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद जो डाइटरी मॉडिफिकेशन होंगी वो यही रहनी चाहिए। और बहुत सेलेक्ट फ्यू में
हो सकता है हम कभी ड्रग्स का यूज भी करें उनको फिटनेस, सर्जरी की फिटनेस के लिए। बट आई वुड से अबाउट 90% पेशेंट्स आर फिट फॉर सर्जरी, 90% ऑफ द पेशेंट्स। एक बार असेसमेंट हो गई और हमें मालूम चल गया चलो सर्जरी के लिए फिट है, फिर यूजुअली पेशेंट एक दिन पहले एडमिट होते हैं। कुछ पेशेंट सेम डे सर्जरी के भी एडमिट हो सकते हैं और उनका प्री एनेस्थीसिया क्लियरेंस होता है, यानी कि जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं जिनको एनेस्थीसिया देंगे क्लियरेंस करते हैं। और फिर एक प्री ऑपरेटिव रूम होता है जहाँ पर पेशेंट शिफ्ट होता है, फिर सर्जरी होती है। सर्जरी या तो लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन द्वारा या रोबोट के द्वारा की जा सकती है। और रोबोट का मतलब ये नहीं होता कि रोबोट सर्जरी करेगा, इट्स रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। सो सर्जरी सर्जन ही करता है और छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, कोई 5 से 7 मिलीमीटर के होते हैं वो। नॉर्मल सर्जरी का टाइम करीब 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में होता है। कुछ सर्जरी 15-20 मिनट लास्ट करती है, कुछ सर्जरीज 1 घंटा भी लास्ट कर सकती है, बट यूजुअली विद इन 1 आवर सारी सर्जरीज हो जाती हैं। फिर पेशेंट को रिवर्सल किया जाता है एनेस्थीसिया से। हमारा सिस्टम है कि उस दिन पेशेंट यूजुअली आईसीयू में रहता है और आईसीयू में रहने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत टेक्निकली डिमांडिंग है, इस बेसिकली केयर अच्छी होती है, पेन कंट्रोल बेटर है, 1:1 नर्सिंग है, तो फर्स्ट डे उनकी केयर अच्छी हो सकती है। यूजुअली सेकेंड डे वो लोग अपने रूम में शिफ्ट हो जाते हैं एंड अगर वो फिट हो तो घर जा सकते हैं। तो ये एक स्मॉल रूटीन है। इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं वो डाइट उनका एक तरीके का रूल ऑफ 2 मान लीजिए, 2 का रूल मान लेते हैं। पहले 2 दिन यानी कि सर्जरी और उसके नेक्स्ट डे क्लियर है लिक्विड्स। क्लियर मतलब सी थ्रू, जो बिल्कुल क्लियर है, एप्पल जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, क्लियर सूप हो गया। फिर फर्स्ट 2 वीक्स लिक्विड डाइट, जो भी छन्नी से छन सकता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी जिसका मतलब ये नहीं कि आप जूस पी रहे हैं, ग्रेप जूस पी रहे हैं या मौसमी जूस पी रहे हैं, जूसेस आर यूजुअली अवॉइडेड, ठीक है, राइट। लेकिन लिक्विड डाइट पे रहते हैं। उसके 2 हफ्ते तक सॉफ्ट डाइट लेते हैं, फिर उसके 2 हफ्ते के बाद नॉर्मल डाइट पे। सॉफ्ट डाइट में क्या क्या, खिचड़ी वगैरह टाइप की? खिचड़ी हम नॉर्मली अवॉइड, क्योंकि खिचड़ी क्या चावल है ना, हाँ। चावल और दाल है ना, तो जैसे आप दही ले सकते हैं, कस्टर्ड ले सकते हैं, हाई प्रोटीन योगर्ट ले सकते हैं, प्रोटीन स्मूथी बना सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, तो ये सब सॉफ्ट डाइट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं। लेकिन एक फिस्ट रूल कहता हूँ मैं, इसको कहता हूँ एक मुट्ठी रूल, राइट। ये रूल आपने जिंदगी भर मानना है। स्मॉल डाइट्स, फ्रीक्वेंट डाइट, chew it well, eat your proteins, eat your vitamins. थोड़ा खाना, बार बार खाना, खूब चबा के खाना, पहले प्रोटीन्स खाने फिर विटामिन्स खाने। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक्चुअली सबको करना चाहिए, परफेक्ट, राइट। सो बस अगर आप इस रूल को मानते रहेंगे तो यूजुअली आप बहुत अच्छे रहते हैं। तो डॉक्टर, इसमें सर्जरी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं क्या कि बॉडी में कैसे चेंजेस समझ में आए कि हाँ इतने दिनों में वेट लॉस हो गया सर्जरी कराने के बाद, और मिनिमम से मैक्सिमम बेरियाट्रिक सर्जरी से कितना वजन कम हो सकता है? सर्जरी के बाद यूजुअली जो वेट लॉस होता है वो एक परसेंटाइल वेट लॉस होता है। इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है कि आपका हर महीने 10 किलो होगा या 4 किलो होगा या 5 किलो होगा। सो वी ऑलवेज टेल देम बिटवीन 5 and 10 kgs, 5 और 10 किलो के बीच में हर महीने। अब किसी का 12 और 15 भी हो सकता है। सपोज आपका प्री ऑपरेटिव वेट 200 है, सो हो सकता है पहले महीने आप 15 किलो वेट लॉस करो। अब किसी का प्री ऑपरेटिव वेट 90 kgs है, तो उसका हो सकता है 4.5 किलो वेट लॉस हो। सो यूजुअली एक रेशियो में वेट लॉस होता है। जो ज़्यादा स्टार्टिंग में जिनका ज़्यादा है उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, जिनका स्टार्टिंग थोड़ा कम है उनका कम होता है। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, कई लोग पेशेंट कहते हैं कि सर्जरी उनकी होनी चाहिए जिनका वेट 100 से ऊपर है। सो इसका कोई कट ऑफ नहीं है, ये आपके BMI पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है और उनका 90 kgs है, उनकी जरूर होनी चाहिए सर्जरी। अब यही एक मेल है जिनकी हाइट है 6'2" और उनका 105 kgs वेट है, उनकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। सो ये BMI पे डिपेंड करेगा, परसेंटेज बॉडी फैट पे निर्भर करेगा। Okay. तो जैसे वेट लॉस अगर समझना, आपने कहा कि हर महीने रफली 5 से 10 किलो वजन कम होता है। जब वजन इतना सडनली कम होता है तो क्या मसल लॉस भी होता है? तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मसल लटकते हुए शरीर में दिखाई देने लगे? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए समझना कि हम चाहते हैं कि आपका फैट लॉस हो, मसल लॉस ना हो, राइट। सो जब आदमी आपने कई बार एड्स में देखा होगा, कई एक्टर्स और कई लोगों ने वेट लॉस किया और आप देखेंगे उनका मसल लॉस भी हो रहा है। सो मसल लॉस नहीं होना, तो हमारी चौथी चीज जो मैंने पहले बोली थी, प्रोटीन्स, राइट।
यू हैव टू फीड योर मसल्स। सो इसलिए हम पहले साल के लिए सप्लीमेंट्स देंगे ही देंगे, प्रोटीन सप्लीमेंट। एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि आप प्रोटीन्स लें। क्यों? क्योंकि आपका पेट छोटा है, आप एडिक्वेट प्रोटीन्स नहीं खाएंगे, आपको 1 ग्राम पर केजी पर डे लेना ही है। लेट्स से आपका आइडियल वेट 90 केजीज है, आप 150 केजीज के, तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन लेना है। पेट छोटा है, छोटे मील्स खाने, प्रोटीन कैसे सप्लीमेंट नहीं होगा, करना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नहीं चाहते वेट लॉस में मसल लॉस एंड फैट लॉस हो, हम चाहते हैं मसल रिटेन हो और फैट लॉस हो। सो फैट लॉस तब होगा जब अपने मसल्स को आप फीड करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज यूजुअली रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है आपकी मसल्स को मेंटेन करने के लिए। सो इसलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं 2 वीक्स ऑनवर्ड्स। यू कैन डू लाइट एक्सरसाइज, आफ्टर 1 मंथ थोड़े से और विग्रेस, एंड 2 मंथ्स के बाद आप हेवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज करते रहना है, प्रोटीन्स लेते रहना है, ताकि मसल लॉस ना हो। आपने जैसे डॉक्टर एक्सरसाइज की बात की, तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं जो वेट लॉस में मदद भी करते हैं, मसल को ज़्यादा लूज भी नहीं होने देते हैं, और आपका फैट लॉस भी इजीली होने लगता है जो बॉडी पे विजिबल ना हो। सो एक चीज़ तो हमें मानना चाहिए कि जब भी आप वेट लॉस होगा, थोड़ा स्किन ज़रूर सैग होगा। अगर कोई भी ये बोलता है कि जी आप 150 के हैं और आप 80 पे आ जाएंगे, आपका स्किन लूज नहीं होगा, वो गलत है, राइट? नाउ स्किन जो होता है वो इलास्टिक टिश्यू होता है, राइट? यंग पीपल की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत ओल्ड पेशेंट्स के। अब इसको ना एक एग्जांपल में देता हूँ कई बार, कि आप 2 गुब्बारे लीजिए, ठीक है ना? आप गुब्बारे आर एक्सपैंडेबल, आपने 2 गुब्बारे लिए, एक गुब्बारे को, इतने वाले छोटे गुब्बारे को इतना फुलाया, छोड़ दिया, इसको इतना फुलाया और छोड़ दिया। अब इस वाले गुब्बारे को आपने 10 दिन में डिफ्लेट कर दिया और इसको 1 महीने तक रखा। जो ये वाला गुब्बारा होगा ये ऑलमोस्ट सेम जगह पे आ जाएगा, लेकिन जो ये वाला होगा ये उतना नहीं आएगा, वो इतना सा रहेगा, श्रिवल अप हो जाएगा। सो मोटापा कितना है, यानी कि स्ट्रेच ऑफ स्किन कितने हैं, एंड द लेंथ ऑफ टाइम, कितना स्ट्रेच किया, कितनी देर तक स्ट्रेच किया, डिपेंड करेगा आपकी इलास्टिसिटी स्किन पे। सो यंग पीपल में यूजुअली स्किन गेट्स बैक, ओल्ड पेशेंट में दे विल स्टिल हैव सम अमाउंट ऑफ स्किन व्हिच इज लूज, राइट? थोड़ा सा सैगी रहता है। मसल, अब आप ये सोचें कि आपकी मसल एक्टिविटी से स्किन ठीक हो जाएगी, ये गलत है। अच्छा, ये लोगों का मिसनोमर है अगेन। अगर मैं मसल अंदर टाइट होगी तो स्किन ऊपर की फिर भी लूज हो सकती है, राइट? लेकिन अगर मसल टॉट होगी तो स्किन जो अपीयरेंस होगी बेटर होगी, राइट? सो एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अपने सारे पेशेंट को यही बोलते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आइडियली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए, और जरूरी नहीं कि जिम जाइए, आप होम वर्कआउट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो? सिट अप कर सकते हैं, पुश अप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई बार है तो पुल अप कर सकते हैं। आप अपने डिप्स कर सकते हैं, चेयर्स को लेके आप 2-2 किलो का वेट लेके वो कर सकते हैं। आप एंकल वेट बांध के ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, थेरा बैंड लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो वो हम ट्रेनिंग देते हैं अपने सारे पेशेंट्स को, हम वो ट्रेनिंग देते हैं कि ये वाली एक्सरसाइजेज आपके लिए अच्छी है। एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स भूखी रहेंगी, प्रोटीन देते रहेंगे, तो ना केवल वेट लॉस अच्छा होगा बट फ्यूचर के लिए अच्छा है, बिकॉज मसल्स फर्नेस है आपकी। बाद में किसी एक दिन अगर चीट डे आपका, तो मसल्स उसको जला देंगी, लेकिन अगर मसल लॉस होता रहेगा तो फिर आप वीक फील करेंगे। बिल्कुल। डाइट की अगर बात करें तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कुछ स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होती है, और उसमें भी कि ये चीज़ें तो अब आपको नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और ये चीज़ें ज़रूर डाइट में शामिल करनी चाहिए। अगेन फोकस एज प्रोटीन्स। आपका खाने में जो आप मुंह में डाल रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन करिए, क्या ये प्रोटीन है? अगर है, गुड है। सो जनरल प्रिंसिपल, फैट अवॉइड करना है, कार्ब्स अवॉइड करने हैं, शुगर्स अवॉइड करनी है, फिजी ड्रिंक अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, राइट? सो 5S कहते हैं, ये सारे शुगर हो गया, स्वीट हो गया, स्ट्रॉ हो गया, स्मोकिंग हो गया एंड अल्कोहल हो गया, राइट? ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और एक बार आप इसको सीख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है आगे फर्दर लेना, बिकॉज कई पेशेंट आके पूछते हैं, सर मेरा वेट दोबारा तो नहीं बढ़ेगा, राइट? सो मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ हर एक पेशेंट को, कि ये मान के चलिए आप पियानिस्ट बनना चाहते हैं। पियानिस्ट मतलब जो पियानो बजाता है। सो पियानिस्ट बनने का सबसे पहला चीज़ क्या है? बाइंग अ पियानो। अब आपका घर बहुत बड़ा है, आपके पास पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, आपने पियानो खरीद लिया।
अब पियानो खरीदने से तो आप पियानिस्ट नहीं बनेंगे ना, नहीं, नहीं बनेंगे ना। सो इसको मान लीजिए एक ट्राइपॉड की तरह, ठीक है। एक चीज को करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पियानो खरीद लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एक टीचर, एक अध्यापक, एक टीचर जो आपको पियानो सिखाए, राइट? उसके लिए हमारी टीम है। हम आपको सिखाएंगे कि सर्जरी को कैसे जीना है, राइट? क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, बिहेवियर चेंजेस क्या होंगे। तो सर्जरी एक बात हो गई, फिर सीखना कि उस सर्जरी को जीना कैसे है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिसिंग द पियानो। टीचर तो संडे के दिन आएंगे, आपको 1 घंटे लेसन देंगे, वो चले जाएंगे। अब आप बाकी के दिन उस पर अगर अपने कपड़े सुखाओगे पियानो पे तो फर्नीचर रह जाएगा ना, राइट? तो आपकी प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस, अगर ये तीनों चीजें परफेक्ट है, गुड सर्जरी, गुड टीचर एंड फॉलो अप एंड योर फॉलोइंग अप जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आपके रिजल्ट सुपर्ब होंगे। और अगर इन तीनों में से एक भी चीज लैकिंग है, सर्जरी ठीक नहीं हुई, आपने फॉलो अप ठीक नहीं किया या प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर आप पियानिस्ट नहीं बनेंगे। सो इसलिए फॉलो अप इज एक्सट्रीमली बहुत जरूरी है। बेरियाट्रिक सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या डॉक्टर? क्योंकि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि इससे कुछ हमें हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि है तो एक सर्जरी और इंडिया में तो लोग वैसे ही सर्जरी के नाम से बहुत घबराते हैं। राइट। सो सर्जरी के, जैसा कि किसी भी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं, इस सर्जरी के भी है, राइट? हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझनी चाहिए। नंबर 1, ब्लीडिंग, राइट? बट ब्लीडिंग किसी भी सर्जरी में हो सकती है, राइट? नॉर्मली आप अपेंडिक्स कर रहे हैं, नेजल सर्जरी कर रहे हैं, हिस्टेक्टमी हो रही है, सिजेरियन हो रहा है, राइट? गॉल ब्लैडर की सर्जरी, किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग हो सकती है। सिमिलरली इस सर्जरी में ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज कॉमन फॉर ऑल सर्जरीज। ऐसा नहीं कि बैरियाट्रिक सर्जरी में ज्यादा ब्लीडिंग होती है, राइट? सो विच इज यूजुअली लेस देन 0.5 to 1%। सेकेंड इज लीक। जब भी आप आंतों को काटते हैं, जोड़ते हैं, या पेट को काटते हैं, या ट्यूब बनाते हैं, या कोई एनास्टोमोसिस करते हैं, सो लीक होने के चांसेस हैं। अब ये समझ के चलिए कि हम 4 लोग हैं यहाँ पर, राइट? चारों को हमने कट दिया और चारों को स्टिच किया। अब मेरे कंट्रोल में क्या है? टेक्निक, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैंने चारों पे सेम यूज करी। मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? आपका टिश्यू रिस्पॉन्स, आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्स करता है, आपकी हीलिंग कैसी है। सो कभी कभी जब हम जोड़ते हैं उसको या कभी बनाते हैं तो लीक हो सकता है। यूजुअल चांसेस अबाउट 0.4-0.5%। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आपको रिपीट सर्जरी की जरूरत पड़े। कभी कभी एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं, एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू इट, राइट? थर्ड इज डीवीटी, यानी कि पैरों में खून जमना। अब जो डीवीटी है, ये डीवीटी आपको सर्जरी का रिस्क नहीं है, ये मोटापे का रिस्क है। क्योंकि जो लोगों को मोटापा है उनको डीवीटी के चांसेस हमेशा से है, राइट? तो उसके लिए हमें ब्लड थिनर देते हैं, स्टॉकिंग्स देते हैं जो उनको पहनना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो, कंप्रेशन के लिए। एंड फोर्थ इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि आप प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, मिनरल्स नहीं ले रहे, तो आपको इनकी डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट ईयर सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, और हर साल 10 साल तक अपने पेशेंट को फॉलो करते हैं कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी उसको फॉलो दे सकें। सो ये मोटा मोटा 4 चीज़ें पता होना चाहिए। बट इज इट सेफ? वेरी सेफ। मोर्टालिटी, कई पेशेंट कहते हैं सर मैं मर तो ही जाऊंगा, राइट? सो इट इज द मोर्टालिटी ऑलमोस्ट इज क्लोज टू 0, राइट? एंड इट इज एक्सट्रीमली सेफ। जो पहले 30 साल पहले थी और जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज एनेस्थीसिया बेटर है, इक्विपमेंट बेटर है, एक्सपर्टीज बेटर है, नॉलेज बेटर है, एंड इक्विपमेंट बेटर है। तो इसलिए द चांसेस आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी, एंड इट शुड बी डन इन अ गुड वॉल्यूम सेंटर, थोड़ा हायर सेंटर में होना चाहिए, ताकि आपके पास पैराफेनेलिया हो। आपके पास कार्डियक सेटअप होना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन होना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो एंडोस्कोपी होना चाहिए। तो इसलिए आई ऑलवेज से दिस इज़ मोर ऑफ अ टर्शरी सेंटर सर्जरी। कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि शायद पैसे बचाने के लिए वो छोटी जगह पे करा लें, मेरे वहाँ थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो ये वाली शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ जाइए, लेकिन ये देखिए कि यहाँ वहाँ ये सर्जरी होती है, वहाँ बैकअप है कि नहीं है, सर्जन का एक्सपीरियंस कैसा है, फॉलोअप कैसा है, कितने सालों से सर्जरी हो रही है वहाँ पर। सो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, यार मेरा 2 सवाल होगा, क्योंकि सर्जरी से लोगों को ये लगता है कि बॉडी में तो कट लग ही रहे हैं, तो उससे क्या दाग रह जाएंगे हमेशा के लिए? और अगर आप इतना वजन कम कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो क्या उसमें कुछ ऐसे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह रह जाते हैं कि हाँ ये दाग तो कभी नहीं जाएंगे? होता है ऐसा? सो दाग इज क्लोज टू 0।
सो स्पेशली हमारे सेंटर में जहाँ हम सर्जरी करते हैं वहाँ पर हम बहुत स्पेसिफिक हैं इस चीज़ के लिए कि कोई कट्स दिखाई ना दें। तो इसलिए जैसे मैंने बताया हमारे सेंटर में कोई स्टिचेस नहीं होते, कोई बैंडेजेस नहीं होते। वी यूज़ अ स्पेशल ग्लू अंदर से स्टिच करके। सो विद इन 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे में आप चल सकते हैं, वॉशरूम खुद जाएंगे, अगले दिन नहा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। वाह, सो इट्स नॉट कि बोले कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके बैठा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, घर का काम नहीं कर सकता है, कर सकती, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, चढ़ सकती। सो अगले दिन से आप अपने हाउस होल्ड वर्क नॉर्मल कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, किचन जा सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं, घर में उठना बैठना सारा कुछ नॉर्मल चल सकता है, राइट। तो वो रहेगा। स्कार जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट क्लोज टू नेग्लिजिबल। 3 महीने के बाद आई डोंट थिंक सो आपको पता भी चल सकता है कि कभी आपकी सर्जरी हुई थी। अरे वाह, तो कोई स्कार बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने पूछी थी, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे अगर आप ओबीज हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी बीमारियां, स्ट्रेच मार्क्स आपने पूछा था। हाँ, स्ट्रेच मतलब ये तो आपने बता दिया कि स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स वगैरह। मोस्टली जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ओबेसिटी अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें, घुटने खराब है। तो अगर वजन कम हो रहा है तो क्या उसके साथ साथ में ये बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी? एब्सोल्युटली। इसीलिए ये सर्जरी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय भी कह सकता हूँ और ज़रूरी भी कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि मोटापे से जुड़ी हुई ये 20 बीमारियां हैं, तो जब मोटापा ख़त्म होगा तो 20 बीमारियों को लेके जाएगा ना अपने साथ। तो सबसे पहले OSA यानी कि सांस की बीमारी, इससे पहले कि बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो। कई पेशेंट हैं जो CPAP की मशीन इस्तेमाल करते हैं, बाईपैप, उनको 1.5-2 महीने में मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज़ में कई पेशेंट ऐसे जो इंसुलिन 200-300 यूनिट ले रहे हैं। हमारे बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्जरी के बाद 1 यूनिट इंसुलिन नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। जो पेशेंट 200 यूनिट ले रहे थे उसको सर्जरी के बाद कभी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जो इंसुलिन की दवाइयाँ वो खत्म हो जाती है। डायबिटीज इज ऑलमोस्ट 80% क्योरेबल। सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, इनफर्टिलिटी। कुछ लेडीज में जवान बच्चे होते हैं जिनके PCOD है, राइट, उनका PCOD बिल्कुल ठीक हो जाता है, उनके साइकिल्स ठीक हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारे बहुत ढेर सारे मतलब यंग कपल्स हैं जिनका बेबी नहीं हो रहा था, हमने उनकी दोनों की सर्जरी करी और उनके बेबीज हैं अब, राइट। और एक दो नहीं, मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे पेशेंट्स हैं। सो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर पाँव की सूजन खत्म हो जाना, वेरिकोज वेन्स चले जाना, यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार खत्म हो जाना, राइट। सो ये सारी ओबेसिटी से जुड़ी बीमारियां एकदम गायब हो जाती है। सो आपको ना केवल मोटापे से राहत मिलती है, बट मोटापे से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उनसे राहत मिल जाती है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी से अगर वजन कम कर लिया है तो इज देयर एनी चांसेस कि वजन फिर से बढ़ सकता है? अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं और आप फॉलो अप नहीं करते, ऑब्वियसली चांसेस हैं कि आप वजन बढ़ा सकते हो, राइट। बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम ये कहते हैं, अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी भी लेते हो, वो भी कहते हो साल में 1 सर्विस ज़रूरी है वरना वारंटी वाइड हो जाएगी, राइट। उसी प्रकार आपने एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी करी है तो फॉलो अप इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप करते रहेंगे तो अगर छोटी मोटी चीज़ें आएंगी आपके पास, आपको लगता है कि शायद मैंने 2 किलो वेट गेन हो गया, चलता है, ये शायद चलता है, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो अप करते रहेंगे तो लार्जली 80% लोग बहुत अच्छा करते हैं। 20% लोग लॉस्ट जो फॉलो अप होते हैं उनमें वेट रिगेन थोड़ा जल्दी होता है। वही पुराने दोस्त, पुराने यार, अरे यार मेरे चाचा के भतीजे ने ये सर्जरी कराई थी, और मेरे पड़ोस में उन्होंने सर्जरी कराई थी, थोड़ा सा खा ले चलता है, थोड़ा सा ड्रिंक कर ले चलता है। ये जो सेम संगति में चले जाते हो, वापस सेम लाइफस्टाइल में चले जाते हो, इसलिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए फॉलो अप जरूरी है और इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को 10 साल फॉलो करते हैं। 10 साल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट टिल द टाइम आप रेगुलर फॉलो अप करें, वेट मेंटेन करें। अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे, वेट बढ़ा के आएंगे, वी विल चार्ज यू। व्हाई? बिकॉज अगर आप सीरियस नहीं हो अपनी जिंदगी के बारे में, आई कांट बी सीरियस। आई एम सीरियस इफ यू आर सीरियस। सो वी फॉलो ऑल आवर पेशेंट्स फॉर 10 years फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यू हैव टू कम रेगुलरली। कॉस्टिंग क्या होती होगी डॉक्टर बेरियाट्रिक सर्जरी की? सो इस बहुत डिफरेंट रेंज है इसका। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाउ इंश्योरेंस कवर्स बेरियाट्रिक सर्जरी। पहले इंश्योरेंस वर नॉट कवरिंग बेरियाट्रिक, अभी पिछले 4-5 साल से इंश्योरेंस इज कवरिंग। सो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के डिफरेंट है। बट अगर ग्रॉसली मैं आपको बताऊं, करीब 3.5-4 के आसपास से लेके ऊपर तो काफ़ी 5, 7, 8, 10 भी होता है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट है, डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डिफरेंट टाइप्स है। फिर जिन लोगों को बीमारियां डिफरेंट है तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज दे नीड फिटनेस फ्रॉम अदर डिजीजेस। सो इट वेरीज
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने बेरियाट्रिक सर्जरी पर बहुत ही डिटेल में ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में बातचीत कर ली है। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग ज़रूर बताएं कि अगर उन्होंने सर्जरी करा ली है उसके बाद उनकी बॉडी में ये चीज़ बदलाव दिख रहे हैं विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट नॉर्मल, तो उन्हें कब ध्यान देने की ज़रूरत है और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? सो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव, सपोज आप सर्जरी करा के घर गए, क्या क्या ध्यान रखना है? फीवर तो नहीं है, आपकी हार्ट रेट तो नहीं बढ़ रही, आपको ब्रेथलेस तो नहीं हो रही, आपके पाँव में सूजन तो नहीं सडनली, पाँव दर्द तो नहीं हो रहे, यूरिन में बर्निंग तो नहीं हो रही। सो ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से कोई है, इमीडिएटली रश टू द इमरजेंसी, राइट? तो सांस का उखड़ना, सांस में प्रॉब्लम आना, बुखार, हार्ट रेट तेज होना, यूरिन में कुछ होना, पेट का सडनली फूल जाना, पाँव का सडनली फूल जाना, ये रेड फ्लैग्स हैं। अगर इनमें से कोई है, इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सर्जन और रश टू द इमरजेंसी। लेटर पार्ट में इट्स यूजुअली डाइटरी। आपको कुछ फूड स्टफ से ठीक नहीं लग रहा, आपको पानी पीने में लगता है एसिड जैसा पी रहे हो, आपको रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है, या मीठा खाने से चक्कर आ रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है, जिसको डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। सो उस केस में आपको दोबारा अपने सर्जन को दिखना चाहिए। और लेटर में सपोज आपको लग रहा है आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, स्किन लूज हो रही है, आपको गर्डल वीकनेस है, या आप रेगुलरली अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं खा रहे हैं, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, कभी कभी इचिंग हो रही है, या स्किन की पिगमेंटेशन आ रही है, तो ये सारे साइंस हैं जब आपको लगता है कि आपको अपने सर्जन को या डाइटिशियन को ज़रूर मिलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दर्शकों के लिए, प्लीज़ वेट ना करें इन सिम्टम्स को आने के लिए, रेगुलर फॉलो अप करते रहिए। हमारे मुताबिक हर 3 महीने अपने सर्जन को जाके, अपने डाइटिशियन को जाके मिलें। वो मिलना चाहे, वो आपको बोले या ना बोले, हर 3 महीने में एक बार जाइए, उनसे मिलिए, असेस कर लीजिए कि आप ठीक चल रहे हैं, आपका डाइट पैटर्न ठीक है, आपका वेट ठीक जा रहा है, आप वाइटामिन्स ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डोंट वेट टिल इट्स टू लेट, राइट? सो रेगुलर फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। तो आई थिंक हमारी जो भी बातचीत है बेरियाट्रिक सर्जरी और वेट लॉस से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड, उससे जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो हमारी ऑडियंस के लिए आई एम श्योर काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा, अगर हमने उनके कुछ आंसर्स जो कि अनटोल्ड आंसर्स होंगे उनको जवाब दिया होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके आसपास में आपको लग रहा है कि ओबेसिटी के शिकार हैं, उन्हें वेट लॉस की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ही आसान भाषा में हमें बताया है कि किन किन क्लासेस के हिसाब से वेट लॉस करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NVT लाइव। थैंक यू।